आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर। बात 2019 की है। फरवरी का महीना था, 27 फरवरी। दिल्ली में अच्छी खासी सर्दी तब भी थी। हालांकि फरवरी के बाद और मार्च के बाद थोड़ा सा मौसम का मिजाज बदलता है, लेकिन फरवरी आखिर में भी मौसम ठीक ठाक था और सब कुछ ठीक। लेकिन दोपहर का वक्त का गुनगुनी धूप थी। करीब 3:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कोई शख्स पुलिस को बताता है कि सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी है। लाश किसी लड़की की है। अब दिल्ली में लड़की की लाश, दिल्ली की विमेन सेफ्टी को लेकर हम वैसी बातें करते रहते हैं। पुलिस की टीम फौरन हरकत में आती है, सरिता विहार के उस रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है। लाश को देखने के बाद पुलिस ने पहली बार ये सुकून की सांस ली कि चलो इसको पहचानना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कपड़े जिस्म पे सही सलामत थे, चेहरा सही सलामत था, तो आप चेहरे से पहचान सकते थे थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त करके कि मरने वाली कौन है। उम्र करीब 24 से 25 साल की रही होगी। अब लाश का चेहरा तो था, लाश भी थी, देख कर लग रहा था गला घोट कर मारा गया है, लेकिन लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, ये पुलिस के लिए एक पहेली थी अभी भी। पुलिस ने लाश की तलाशी ली, सारे कपड़े वपड़े खंगाले टटोले कि शायद कोई आईडी प्रूफ या कुछ और वैसा मिले, तो ऐसा तो कुछ मिला नहीं। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें मिली और उसको देखकर पुलिस हैरान भी हुई। एक, उस लड़की का मोबाइल उसकी कपड़े के अंदर था, तो मोबाइल कातिल अपने साथ नहीं ले गया, ऐसा अमूमन कम होता है। दूसरा, उस लड़की की जीन्स की जेब में अंदर की तरफ एक लेटर मिला पुलिस को, और पुलिस ने उस लेटर को खोला और उस लेटर को पढ़ा। उस लेटर को पढ़ने के बाद पुलिस को लगा कि एक ओपन एंड शट केस, मामला ख़त्म। ख़त में लिखा था कि बाकायदा ख़त में मरने वाली भी अपनी आइडेंटिटी बता रही है और अपने कातिल का नाम भी बता रही है। कुल मिलाकर उस ख़त का मजमून ये था कि मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली में अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, मुझे एक आरुष नाम के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि आरुष शादीशुदा है। फिर भी हम दोनों साथ थे, लेकिन उसकी माँ हमारे रिश्ते के ख़िलाफ़ थी, फिर वो भी माँ के साथ हो लिया, और आखिर में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के भी नाम लिखे, मुझे तंग करने लगा, और मैं उसका नाम और नंबर सबका लिख रही हूँ, और तीनों का नाम लिखा, तीनों के नंबर लिखे, और उसने कहा मुझे कुछ हो जाए। तो यही कातिल है, आरुष और उसके 2 दोस्त। अब मरने वाली अपनी कातिल का नाम अपने लेटर में लिख कर जा रही है, उनका फ़ोन नंबर लिख कर जा रही है, उनका पता लिख कर जा रही है, और अपने बारे में भी बता रही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, अपने घर का भी पता दिया। तो पुलिस को लगा कि बड़ा आसान सा केस है, एक प्यार इश्क मोहब्बत का मामला, उसी में कत्ल हुआ है, तो कातिल तीनों सामने हैं। लेकिन बस एक अड़चन थी कि कहीं ये लेटर फर्जी तो नहीं, क्योंकि पुलिस को 2 चीज़ें बड़ी चौंका रही थी। एक, लड़की का जिसका कत्ल हुआ मोबाइल उसके पास छोड़ दिया कातिलों ने, और दूसरा ये ख़त। तो कहीं ये ख़त किसी और को फंसाने की साजिश तो नहीं थी। पुलिस के दिमाग में ये सवाल आया। इसका जवाब मिल सकता था कि ये जो लेटर लिखा है इसके हैंड राइटिंग क्या इस लड़की की है, अब ये उसके घर वाले से पता चल सकता था। पुलिस की टीम उस ख़त में लिखे लड़की के घर के पते यानी अम्बेडकर नगर पर पहुँचती है। अम्बेडकर नगर में जाने के बाद वहाँ उसके पिता से मुलाकात होती है। वो पूछते हैं, सिमरन आपकी कोई बेटी है? वो कहते हैं हाँ। पुलिस तस्वीर दिखाती है लाश की, वो रोने लगते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन हो गए, करीब 25 फरवरी को वो अचानक गायब हो गई थी, और उन्होंने रिपोर्ट भी लिखाई थी अम्बेडकर नगर में, लेकिन लाश मिलती है सरिता विहार में, वहाँ से काफ़ी दूर। तो अब ये क्लियर हो गया कि मरने वाली सिमरन है। अब पुलिस ने सिमरन के पिता को सिमरन की बात से बरामद उस लेटर को दिखाया और पूछा कि क्या ये हैंडराइटिंग आपकी बेटी की है? उन्होंने बहुत गौर से देखा, ध्यान से देखा, कुछ नोट्स निकाले घर के, उससे भी मिलान किया, और वो और रोने लगे। उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी बेटी की हैंडराइटिंग है। अब यहाँ तस्वीर और साफ़ हो गई कि लड़की ने जो कुछ लिखा वो गलत नहीं लिखा, सच था। इसका मतलब है कि कातिल अब सामने है, आरुष और उसके 2 दोस्त। चलो घर में उठाते हैं और सीधे पकड़ के ले जाते हैं, केस सॉल्व। अब लड़की के बयान के बाद पुलिस की 3 टीमें अलग अलग आरुष और उसके 2 दोस्तों के पास पहुँचती है। पता चलता आरुष घर से बाहर कहीं गया हुआ है। पुलिस की टीम घर वालों से उस पते को पूछती है और उस जगह जाकर आरुष को दबोच लेती है। उसके 2 दोस्त भी पकड़े जाते हैं। इन तीनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उन्हें बताया जाता है कि तुमने सिमरन का कत्ल किया है, और उस कत्ल के जुर्म में तुम्हें या तुम्हारे दोनों दोस्तों को गिरफ्तार किया जाता है। अब आरुष ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कौन सिमरन? उसने कहा कि इस खत में है, तुम उससे प्यार करते थे, तुमने उसे धोखा दिया। बोला सर, मेरे आसपास मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे ख़ानदान में मेरे दोस्तों के दोस्त, मैं किसी सिमरन नाम की लड़की को नहीं जानता, और प्यार तो दूर, मैं कभी ऐसी लड़की से मिला ही नहीं। पुलिस को लगा कि बहुत ही घाघ है, झूठ बोल रहा है। उन्होंने फिर उसके सिमरन के फ़ोटो दिखाए। फ़ोटो देख के भी आरुष के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा सर, मैं इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, मैं कभी इससे मिला ही नहीं हूँ, तो इससे प्यार क्या करूँगा? अब पुलिस को लगा कि बेवकूफ़ बना रहा है। पुलिस ने कहा चलो हमारे पास और तरीके हैं। अब पुलिस ने आरुष के मोबाइल लिए। सिमरन का मोबाइल नंबर ऑलरेडी उनके पास था, मोबाइल भी था। अब दोनों के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। पहली चीज़, 25 फरवरी को एक कॉल मिला जो आरुष के मोबाइल पे आया था।
और वो कॉल किया गया था सिमरन के मोबाइल से। अब पुलिस ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि उसको जानते नहीं, जबकि ये देखो कॉल किया है। तो उसने कहा सर मैंने नहीं किया, आप देखिए ये इनकमिंग कॉल है। अब पुलिस ने देखा कि हाँ, मतलब खुद सिमरन ने आरुष को फ़ोन किया, आरुष ने सिमरन को फ़ोन नहीं किया। अब ये अजीब पहली थी। पुलिस ने इसके बाद पिछले 6 महीने के कॉल डिटेल निकालकर खंगालने शुरू कर दिए। इन 6 महीनों में से एक कॉल के अलावा आरुष के मोबाइल पे कोई ऐसा कॉल नहीं आया जो सिमरन से कनेक्टेड हो, या आरुष ने एक ऐसा कोई कॉल नहीं किया जो सिमरन या उसके किसी जानने वाले का नंबर हो। इससे साफ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये लेटर क्यों, और एक मरने वाली जिसे जानती ही नहीं उसका नाम क्यों लिख कर जा रही है, और उसके 2 दोस्तों का। अब पुलिस बड़ी उलझन में, क्या करे। इधर आरुष के खिलाफ कोई सबूत नहीं, जिस दिन ये कत्ल हुआ वो लोकेशन पे भी उसका कहीं और दिख रहा है उसके मोबाइल डिटेल में, और उसका दावा कहीं जानते नहीं। घर वालों से भी पता चला तो घर वालों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। यहाँ तक कि सिमरन के पिता से जब पूछा गया कि आप आरुष नाम की किसी लड़की को जानते हैं, लड़के को जिससे आपकी बेटी प्यार करती है, वो तो चौंक उठे। उन्होंने कहा मेरी बेटी ने आज तक हमने कभी घर में ये जिक्र ही नहीं किया कि उसको किसी से प्यार है या वो किसी से प्यार करती है, शादी करना चाहती है। अब हर तरफ ये सारी चीज़ें, शिकारपुरी साहब की घंटी बज रही थी, तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये मामला क्या है। इधर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, जांच आगे बढ़ रही है, परेशान भी है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ख़त जो है ये क्यों लिखा। ये भी यकीन हो चुका है कि ये ख़त खुद सिमरन ने ही लिखा, उसके पिता ने कहा हैंड राइटिंग। अब इस चक्कर में जब सिमरन के पिता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी बेटी के कातिल का कुछ पता चला, तो पुलिस बार बार कहे कि सारी चीज़ें हैं जिसमें लेटर में नाम लिखा जिन लड़कों का, वो लड़के तो हमें बेकसूर दिखते हैं, तो कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये हैंड राइटिंग वाकई सिमरन की नहीं किसी और की हो। उन्होंने कहा हमने उसके सारे बुक नोट, सारी डायरियाँ, सब कुछ पढ़ लिए, और सेम हूबहू जो उसके अलग अलग वर्ड्स हैं वो सारे सेम हैं, तो लेटर तो उसी के हाथ का है। इस दौरान में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी भेज दिया गया था लेटर के नमूने के हैंड राइटिंग का मिलान हो जाए, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी आनी थी। इस दौरान में सिमरन के पिता पुलिस स्टेशन से लौटे, वो भी परेशान कि चक्कर क्या है। उन्होंने इसी कोशिश में कि इस हैंड राइटिंग का सच जाने, सिमरन के सारे पुराने डायरी, कॉपी सबको खंगालना शुरू किया। खंगालते खंगालते अचानक एक डायरी में उन्हें 3 चीज़ें मिली। एक, उस पर लिखा हुआ था प्रसाद, दूसरा प्रसाद के आगे लिखा हुआ था जॉब, और उस जॉब के आगे एक मोबाइल नंबर। अब उन्होंने कहा कि ये प्रसाद, जॉब, मोबाइल नंबर, और ये इत्तेफाक से महीने भर पुरानी, जब लाश मिली तो ये उसी करीब फरवरी के फर्स्ट वीक की बात, उसकी तारीख भी लिखी हुई डायरी पर। तो अब सिमरन ने अपने हाथों से डायरी में सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, प्रसाद, जॉब, और आगे एक नंबर। सिमरन के पिता को लगा कि पता नहीं इस 2 शब्द में क्या राज है, ये नंबर किसका है। उन्होंने उठाकर उस नंबर पर फ़ोन घुमा दिया। फ़ोन घुमाया, सामने से एक फ़ोन उठा, आवाज़ आई। इन्होंने कहा प्रसाद बोल रहे हैं? उसने कहा जी बोल रहा हूँ। तो उसने कहा आपकी सिमरन से बात हुई थी? सामने वाला कहता हाँ मेरी करीब 20-25 दिन पहले बात हुई थी जॉब के सिलसिले में, लेकिन उसके बाद मेरी 20-25 दिनों से बात नहीं हुई। पिता ने फ़ोन रख दिया, लेकिन वो जो कुछ सेकंड बाद की, पिता के दिमाग में एक बात आ गई कि सामने वाला जो बात कर रहा था, ये पता नहीं इसकी आवाज़ में बेहद घबराहट थी, कुछ सहमा हुआ, डरा हुआ लग रहा था। अचानक सिमरन का नाम सुनते ही उन्हें लगा कि कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने कहा चलो पुलिस को बता देते हैं। तब तक उन्होंने आईओ को फ़ोन किया और कहा कि हम हैंडराइटिंग के चक्कर में एक डायरी तलाश कर रहे थे, तो एक डायरी में ये 2 चीज़ें मिली, एक प्रसाद, एक जॉब, और एक मोबाइल नंबर। ये आपके किसी काम को आप देख लीजिए। अब पुलिस सारे कॉल की डिटेल खंगाल रही थी। अब इत्तेफाक से ये जब नंबर आया पुलिस के पास, तो पुलिस के भी इन्वेस्टिगेशन में जो फ़ोन था सिमरन का, ये नंबर एक मिला था। बहुत सारे नंबर मिले थे, लेकिन ये एक नंबर था, इससे एक ही बार बात हुई। पुलिस को कुछ लगा कि हटाओ, इसमें ऐसी क्या बात है, एक ही बात हुई है। अब जब दोबारा उसके पिता ने दिया तो पुलिस को लगा कि इस नंबर में कुछ हो सकता है। अब पुलिस ने उस नंबर के वो खंगाले, तो पता चला कि वाकई इस नंबर से सिर्फ एक ही बार बात हुई है, और इत्तेफाक से इस नंबर पे जो बात हुई वो लोकेशन जो था उसी जगह का था, सरिता विहार का, जहाँ पर सिमरन का आखिरी लोकेशन था। अब पुलिस को लगा कि इसका कुछ कनेक्शन है। अब पुलिस ने उस नंबर के और डिटेल खंगाले। हैरानी की बात ये थी कि पता चला इस फ़ोन नंबर से जो उस डायरी पे लिखी गई थी, जो उसके पिता ने दिया, सिर्फ एक कॉल किया गया था, और वो भी सिमरन को। इस फ़ोन को ख़रीदने वाला मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसने सिम लेते हुए अपने आईडी प्रूफ दिए। पुलिस मुजफ्फरनगर पहुंचती है, वहाँ जाकर पता चलता है ये आईडी फेक है। अब पुलिस पर हाथ खाली। अब वो नंबर का लेकिन लोकेशन बता रहा है, यहाँ से पुलिस को डाउट। अब पुलिस ने इस जिसको पिता को फ़ोन किया था, जिसने, उसका नंबर मतलब उससे मिलती है और उसको उठा के थाने लाती है। कहती 20-25 दिन तुमने पहले बात की थी और उसके बाद एक ही कॉल हुआ। ये नंबर एक और है जो मुजफ्फरनगर से ख़रीदा गया, उससे भी एक ही कॉल हुआ, और तुम घबरा गए। तुम सिमरन को कैसे जानते हो?
उसने कहा मेरी एक जानने वाली ने कहा था कि सिमरन है, ये मजबूर है, परेशान है, इसको एक नौकरी चाहिए। तो उसने नौकरी के सिलसिले में मुझे बात की थी और मैंने सिर्फ एक बार बात की थी और मैं 20-25 दिनों से उसको जानता नहीं। पुलिस को कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक था। पुलिस ने प्रसाद साहब की फिर अच्छे से खातिरदारी की। जब खातिरदारी की तो प्रसाद साहब धीरे 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 तोते की तरह सच बोलने शुरू हुए और उस सच के साथ जो कहानी सामने आई वो पूरी कहानी कुछ यूँ है। ये प्रसाद जो है, ये असल में इनका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। दिनेश प्रसाद चोरी के एक मामले में पकड़ा गया, उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वो जब जेल में जाता है तो जिस बैरक में बंद था वहाँ पे धनंजय नाम का एक मुजरिम भी बंद था जो मर्डर के केस में आया था, और उसी बैरक में एक और शख्स बंद था जिसका नाम बंटी था। बंटी भी किसी केस में बंद था वहाँ पे। अब तीनों अलग अलग फील्ड के थे। पहली बार जेल में मुलाकात हुई, लंबा वक्त साथ बिताना था, महीनों, तो तीनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती ठीक ठाक चलती रही। इस दोस्ती के दौरान तीनों को एक दूसरे के फैमिली के बारे में सबको पता भी चला। पर इसी दौरान बीच में धनंजय और प्रसाद की बंटी से लड़ाई हो गई और लड़ाई दुश्मनी की हद तक चली गई जेल में। इसी दौरान उसके बाद यूँ हुआ कि दोनों को ज़मानत मिल गई। बंटी को छोड़कर धनंजय और प्रसाद ज़मानत पर बाहर आ गए। बंटी अभी भी जेल में है। अभी बाहर आने के बाद भी दोनों साथ रहने लगे, धनंजय और प्रसाद। दोस्ती गाढ़ी हो गई थी। उसका इन्होंने प्लान करना शुरू किया। बंटी से एक तो लड़ाई हुई, दुश्मनी निकालनी है। दूसरा, दोस्ती के दौरान जेल में बंटी ने बताया था कि बाहर में उसकी एक फैमिली है, उसका एक भाई है और एक उसका प्राइम लोकेशन पे 200 गज का प्लॉट है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब एक तरफ दुश्मनी, दूसरी तरफ 200 गज का की एक ज़मीन का टुकड़ा। दोनों जेल से बाहर आए, कुछ पैसे कमाना चाहते थे, तो उन्होंने तय किया कि हम क्यों ना बंटी के भाई को किसी कत्ल के जुर्म में जेल करवा दें, और जैसे ही वो जेल जाएगा तो बंटी तो पहले से जेल में है, अब उसका भाई भी जेल चला जाएगा, तो उस प्लॉट पे हम आसानी से कब्जा कर लेंगे और इन दोनों के जेल से बाहर निकलने से पहले हम उसको बेचकर हम लोग भी निकल लेंगे। तय हुआ ये करते हैं। अब इत्तेफाक से बंटी के भाई का नाम था आरुष, वही आरुष जिसका नाम सिमरन ने अपने ख़त में लिखा था। अब तय हुआ कि बंटी के भाई को फंसाना है, वो भी कत्ल के जुर्म में, तो कत्ल तो करना पड़ेगा। तो कत्ल किसका करें? अब किसका करें सोचते सोचते उन्होंने कहा कि किसी मेल का करते हैं तो कुछ मुश्किल भी आ सकती है, वो विरोध भी कर सकता है, पता नहीं ताकतवर हुआ तो उल्टा पड़ सकता है। बहुत सोचा। इसके बाद इतनी दिनेश प्रसाद के दिमाग से एक आइडिया निकला। दिनेश प्रसाद एक लड़की को जानता था जो उसकी दोस्त थी, और उससे पहले उसने कई बार कहा था अगर तुम्हारा कहीं कोई जुगाड़ हो तो हमारे जानने वाले कुछ नौकरी दिला दो। तो अपने उस दोस्त की 1-2 बार इसने मदद की थी दिनेश प्रसाद ने। उसी दोस्त ने इत्तेफाक और बदनसीबी दोनों कही है कि उसने कहा मेरी एक दोस्त है जिसका नाम सिमरन है, परेशान, उसकी कहीं नौकरी लगवा दो। अचानक दिनेश प्रसाद के दिमाग में ये ख्याल आया कि ये सिमरन ही सही है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, जानता तक नहीं था। उसने कहा ठीक है। इसके बाद फिर ये हुआ कि मुजफ्फरनगर से एक सिम खरीदा गया। नंबर इसने अपनी दोस्त से लिया था। जेल में रहने के दौरान धनंजय और ये सब इन लोगों को पता था कि पुलिस आजकल के केस मोबाइल से, सर्विलांस से, कॉल डिटेल से सुलझा देती है। देखिए जेल में कैदी भी किस तरह की बातें करते होंगे, यहाँ से इससे अंदाज़ा लगता है। तो उन्हें हर बारीकी मालूम थी, तो उन्होंने कहा हमें ये गलती नहीं करनी है, और इसीलिए एक सिम खरीदा मुजफ्फरनगर से जाकर, वो भी फेक आधार पे, और उस मोबाइल से सिर्फ एक कॉल किया सिमरन को। और वो कॉल किया उसने 25 फरवरी 2019 को कि गुरुग्राम में एक जगह पर तुम्हारे जॉब की बात हो गई है और तुम आ जाओ, पैसे वैसे की बात हो जाएगी। सिमरन को ज़रूरत थी, उसे मालूम नहीं था। वो उस कॉल पे उसने उसको लोकेशन बताया, वो उस लोकेशन पे पहुंच गई। बस ये एक कॉल किया था। वहाँ पहुँचने के बाद ये अपने 2 दोस्तों के साथ कार में था, वो ले गया सरिता विहार में ही एक फ्लैट में। वहाँ ले जाने के बाद तीनों दोस्तों ने सबसे पहले उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, जान बचानी है, और अगर तुमने बाहर जाकर मुंह खोला कि तुम्हारा रेप हुआ है तो फिर मार देंगे, तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, शर्त एक है, तुम एक लेटर लिखो हमारे कहने पर। और उन्होंने गन पॉइंट पे सिमरन से एक लेटर लिखवाया, और उस लेटर में यही लिखवाया कि मैं सिमरन अम्बेडकर नगर की आरुष से मैं प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दिया, वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर मुझे मार देगा, तो अगर कभी मेरा कत्ल होता है तो इसका कातिल के तौर पर आप आरुष को फिर गिरफ्तार करेंगे। ये ख़त लिख के वो साइन करती है। उसके बाद वो लोग तीनों, जैसे ही उनके हाथ में ख़त आता है, उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद इनके 2 दोस्त और थे, उनसे पहले ही उन्होंने उस दिन एक होंडा सिटी बुक करा रखी थी फुल डे के लिए, और वो होंडा सिटी पे घूम रहे हैं। उस होंडा सिटी के साथ ये लोग फिर रात को पहुंचते हैं, और रात के अंधेरे में सिमरन की लाश को उठाकर उसी होंडा सिटी में रखकर सरिता विहार के पास ले जाकर एक रेलवे के ट्रैक पर फेंक देते हैं। बट उससे पहले वो उसका मोबाइल उसके पास छोड़ते हैं, उस ख़त को बड़े करीने से और तमीज़ से उसके कपड़े के अंदर डालते हैं ताकि ख़त कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि उस एक ख़त के लिए उन्होंने एक जान ले ली थी, और उस लड़की की जान जिनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई जान पहचान पहले से नहीं थी। सिर्फ यह था कि एक बेगुनाह को फंसाना है,
तो एक मासूम को मारना है। बस इतना ही कनेक्शन था इन दोनों चीज़ों में। सारी कहानी सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों को, जो इसमें मदद भी किया कत्ल में, गिरफ्तार कर लिया और इत्तेफाक से ये वापस फिर से उसी तिहाड़ जेल पहुंच गए जिस जेल में बैठकर इन्होंने ये प्लानिंग की थी। तो ये थी कहानी।